उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा मुक्तेश्वर, जहां वक्त जैसे थम गया हो। ठंडी हवाओं में पहाड़ियों की खामोशी और देवदार के पेड़ों की सरसराहट दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। दिन में धूप की कुछ किरणें पहाड़ियों से झांकती थीं और रात को धुंध और सन्नाटे का साम्राज्य होता था। इस कस्बे की तंग गलियों से होती हुई एक पुरानी हवेली थी, जगत निवास, जहां अब कोई नहीं रहता था। लोगों की माने तो वहां की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। छल, विश्वासघात, खून और एक अधूरी दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है संजना मलिक से, एक युवा स्वतंत्र विचारों वाली जर्नलिस्ट जो क्राइम स्टोरीज पर काम करती है। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी से अचानक उसका ट्रांसफर मुक्तेश्वर की लोकल क्राइम ब्रांच में हो गया था। एक अजीब सा आदेश, और इसके पीछे की वजह खुद संजना को भी नहीं मालूम थी। संजना के बाल हवा में उड़ते हुए उसकी तेज चाल के साथ लहरा रहे थे। वो शहर की भीड़-भाड़ से थक चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की इस खामोशी में एक अनकहा डर था। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो, छू रहा हो, पर कोई था नहीं। वहीं दूसरी तरफ कहानी में प्रवेश होता है देविका सिंह का एक उम्रदराज, तेज तर्रार और रहस्यमयी महिला जो वर्षों बाद इस कस्बे में लौटी थी। लोग कहते थे कि वो कभी पुलिस में थी, लेकिन उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और गायब हो गई थी। देविका, जो अब किसी से नहीं मिलती, सीधी सादी जिंदगी जीती है, मगर उसकी आंखों में कुछ छुपा था, ऐसा सच जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। संजना को एक बेहद पेचीदा केस सौंपा गया, एक कम उम्र लड़की की हत्या जो एक पुरानी झील के किनारे मृत पाई गई थी। उसकी गर्दन पर खरोंचों के निशान थे और गले में एक अधजली पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, जो दिखता है तो होता नहीं। इस केस की सारी फाइलें अधूरी थीं। पुलिस विभाग ने इसे सुसाइड कहकर बंद कर दिया था, लेकिन संजना को कुछ ठीक नहीं लगा। उसकी जिज्ञासा और जिद उसे हर मोड़ पर सच्चाई की तरफ खींच रही थी। वो जब जगत निवास के पुराने रजिस्टर को पढ़ने लगी तो उसमें उसे एक और नाम मिला, रागिनी शेखावत, जो कभी देविका की सहयोगी हुआ करती थी और अचानक गायब हो गई थी। संजना को पता चला कि केस के धागे किसी न किसी रूप में देविका सिंह से जुड़ते हैं। उसने तय किया कि वो देविका से मिलेगी, चाहे जैसे भी। संजना एक शाम देविका के पुराने बंगले पर पहुंच गई। वो बहुत दिनों से वहां किसी को नहीं आने देती थी, मगर संजना की आंखों में एक आग थी, वही आग जो कभी देविका की आंखों में हुआ करती थी। देविका ने पहले मना किया, लेकिन संजना के सवालों के सामने उसकी चुप्पी हार गई। और तब पहली बार देविका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस चुप हो जाती है। संजना समझ चुकी थी देविका कुछ जानती है, बहुत कुछ। वो खुद किसी हादसे का शिकार रही है और शायद इसी केस से उसकी पुरानी जिंदगी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे संजना तहकीकात में आगे बढ़ने लगी, उसे पता चला कि मृत लड़की का नाम नीलम था और उसकी माँ कभी जगत निवास में आया करती थी। नीलम की माँ ने एक बार रागिनी को खत लिखा था, जिसमें कुछ कोड वर्ड्स थे, डू पैटी। डू पैटी, ये क्या है? कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई पुरानी फाइल? संजना को समझ नहीं आ रहा था कि इस शब्द का क्या मतलब है, मगर एक बात साफ थी, यही उस राज की चाबी है। संजना को हर रात अजीब सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि वो झील में डूब रही है, कोई उसे बुला रहा है। कभी रागिनी की आवाज सुनाई देती थी, कभी नीलम की चीखें। देविका ने उससे एक बार कहा, सच कभी शांत नहीं होता, वो दिल और दिमाग को तब तक कुतरता है जब तक इंसान खुद को खो न दे। रात के अंधेरे में जब संजना झील के किनारे गई तो उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें नीलम की मां के हाथों लिखा हुआ एक नाम था, राघवेंद्र प्रताप, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जो अब पहाड़ के सबसे ऊंचाई पर बने एक वीरान आश्रम में रहता था। संजना अब तय कर चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर सच को सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। सच की कड़वाहट, झील की गहराई और अतीत के साए।
मुक्तेश्वर की सुबहें जितनी शांत लगती थीं, उतनी ही बेचैन कर देने वाली थीं। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ियों के पीछे से धीरे-धीरे फूटती थीं, जैसे किसी रहस्य के पर्दे उठ रहे हों। संजना आज बहुत जल्दी उठ चुकी थी। उसके मन में एक नाम लगातार गूंज रहा था, राघवेंद्र प्रताप, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जिसने कभी इस इलाके की कानून व्यवस्था संभाली थी। अब वो एकांत में जी रहा था, ऊंचाई पर बने एक पुराने आश्रम में। संजना उस ऊंचाई तक पहुंची जहां तक आम लोग नहीं जाते। रास्ता पथरीला था, फिसलन भरा और जंगलों से घिरा हुआ। रास्ते भर देवदार के पेड़ हवा से सरसराते रहे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत जा, मत जा। जब वो आश्रम के पास पहुंची तो एक अजीब सी ठंडक उसके रग रग में उतर गई। चारों तरफ खामोशी थी। आश्रम का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की सी धूप फर्श पर बिखरी हुई थी। वहीं एक कोने में बैठे थे राघवेंद्र प्रताप। आंखों में अजीब सी थकावट, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथों में एक पुरानी डायरी। संजना को देखकर उन्होंने सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। संजना पीछे नहीं हटी। नीलम की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। राघवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने डू पैटी को छेड़ा तो वो जाग जाएगा, और अगर वो जागा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। संजना ने अपनी डायरी में राघवेंद्र की बातों को नोट करना शुरू किया। धीरे धीरे वह खुलने लगे। उनके अनुसार डू पैटी कोई कोड नहीं, बल्कि एक पुरानी फाइल थी, 2 लड़कियों की कहानी जो कभी एक मिशन का हिस्सा थीं। एक थी देविका सिंह, दूसरी रागिनी शेखावत। दोनों ने मिलकर एक खुफिया मिशन पर काम किया था, जिसमें उन्हें एक बड़े बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करना था। लेकिन उस मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राघवेंद्र ने बताया, रागिनी मरी नहीं थी, उसे गायब कर दिया गया था, और वो राज सिर्फ देविका जानती है। अब तक संजना देविका को सिर्फ एक पूर्व पुलिस अफसर समझ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था कि देविका के पास बहुत कुछ छिपा हुआ था। संजना ने वापस लौटकर देविका से सवाल किए, आप और रागिनी डू पैटी, उस मिशन में क्या हुआ था? देविका का चेहरा सख्त हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो न तो सिस्टम में दर्ज होते हैं, न ही इतिहास में। वो बस आत्मा पर दर्ज हो जाते हैं। और फिर उसने पहली बार कहा, रागिनी मरी नहीं थी, उसे मैंने मरने दिया। यह सुनकर संजना हिल गई। उसके सवाल अब तीखे होने लगे। आपने उसे मरने क्यों दिया? क्या आप भी उस रैकेट का हिस्सा थी? देविका ने घूरते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ पाई। मैं उस वक्त कमजोर पड़ गई थी। तो फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, मैंने खुद को सजा दी। अगले दिन संजना को राघवेंद्र की दी गई एक पुरानी डायरी मिली। उसमें कई कोड वर्ड्स, घटनाएं और डू पैटी से जुड़ी जानकारी थी। उस डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, मगर उन पर लिखी बातों में आग थी। एक पेज पर लिखा था, हमने उन्हें बचाने की कसम खाई थी, लेकिन हमने उन्हें सौंप दिया उन दरिंदों को। एक कोड बार बार दोहराया गया था, DK/9। संजना को समझ नहीं आया कि यह कोड किसका है, किसी व्यक्ति का, किसी लोकेशन का, या कोई फाइल नंबर। संजना पुलिस स्टेशन में वापस आई। उसने केस फाइल दोबारा निकाली, मगर उसे बहुत कुछ ब्लैकआउट मिला, जानबूझकर मिटाया गया। और तभी उसे एक ऑफ रिकॉर्ड वीडियो मिला, नीलम की मौत से कुछ दिन पहले की। वीडियो में नीलम डर के मारे रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने डू पैटी को देखा है, वो सब कुछ जानती हैं, वो मुझे मार देंगे। और उसके बाद स्क्रीन पर कुछ अंधेरा हो जाता है। संजना ने उसी रात देविका से सामना किया। नीलम को आपने क्यों नहीं बचाया? वो आपसे मदद मांग रही थी। देविका की आंखों में आंसू थे। वो मुझे मां कहती थी, लेकिन मैंने फिर से किसी को खो दिया, जैसे रागिनी को खोया था। तभी देविका ने एक संदूक से एक पुराना बैच और रिवॉल्वर निकाला
वही बैज जो डू पैटी मिशन के दौरान उन्हें मिला था। उस पर लिखा था, ट्रस्ट नन, नॉट इवन योरसेल्फ। संजना अब बुरी तरह उलझ चुकी थी। उसे नहीं पता था किस पर भरोसा करे, राघवेंद्र जो सब जानकर चुप है, देविका जो खुद को दोषी मानती है, या खुद पर जो अब भावनाओं में बहने लगी थी। उस रात झील के किनारे फिर से एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, वो मुझे भी ले जाएंगे। रात की सर्द हवाएं उस झील के चारों ओर तैर रही थीं, जहां से चीख की आवाज आई थी। संजना उस ओर दौड़ी, हाथ में एक छोटी टॉर्च और दिमाग में हजारों सवाल। झील के पास कोई नहीं था, बस पानी की सतह पर उठते हल्के बुलबुले और एक अधखुला लाल स्कार्फ। स्कार्फ वही था जो नीलम अक्सर पहनती थी, लेकिन अब वो तो जा चुकी थी। फिर ये स्कार्फ यहां कैसे? संजना का दिमाग चकरा गया। क्या नीलम मरी नहीं थी, या कोई जानबूझकर उसे भ्रमित कर रहा था? वो जैसे ही झील की सतह के पास झुकी, एक अजीब सी खुशबू ने उसे घेर लिया, एकदम तेज कपूर और जली हुई लकड़ी की मिली जुली गंध। उसे किसी की आहट भी महसूस हुई, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह संजना ने नीलम का फोन दोबारा अनलॉक करने की कोशिश की। इस बार उसने बायोमेट्रिक स्कैन के बजाय फेस डेटा का बैकअप इस्तेमाल किया। एक पुराना वीडियो मिला जिसमें नीलम हंसते हुए किसी से कह रही थी, डू पैटी का सच अगर सामने आ गया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। वीडियो की लोकेशन के पीछे एक पुराना रिकॉर्डिंग डेटा दिखा, फाइट कॉटेज 6 बजे सुबह। फाइट कॉटेज एक सुनसान घर था जो अब सालों से खाली पड़ा था। लोगों का मानना था कि वहां आत्मा रहती है, लेकिन संजना डरने वालों में से नहीं थी। संजना ने साहस जुटाया और सुबह सुबह उस कोठी तक पहुंची। कोठी का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला, जैसे कोई उसे पहले से देख रहा हो। अंदर धूल भरे फर्श, टूटी हुई तस्वीरें और पुरानी पुलिस फाइलें बिखरी पड़ी थीं। एक पुराना टेबल और उसके अंदर बंद एक लोहे की पेटी। उसने जब उसे खोला तो वहां पड़ी थी डू पैटी फाइल की असल प्रतियां, उन लड़कियों की रिपोर्ट जिनका कभी कोई नाम नहीं लिया गया। हर फाइल में एक ही बात कॉमन थी, मिसिंग, क्लोज्ड, नो इन्वेस्टिगेशन। और हर फाइल पर एक हस्ताक्षर था, RS। यह वही हस्ताक्षर था जो संजना को राघवेंद्र के दस्तावेजों में भी मिला था। अब राघवेंद्र और देविका दोनों ही शक के घेरे में थे। संजना को लगा अब इन दोनों में से कोई एक नहीं, बल्कि दोनों उस मिशन का हिस्सा थे जिसने सच्चाई को कुचलकर दफना दिया। रात को उसने देविका के घर जाकर सीधा सवाल किया, व्हाइट कॉटेज की फाइलें क्यों छिपाई गईं? देविका ने नजरें नहीं मिलाईं, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो समाज की नींव हिल जाए। तो आपने सच छिपा दिया? नहीं, मैंने उसे सुरक्षित रखा तब तक के लिए जब तक कोई उससे सही ढंग से संभाल सके। संजना के मन में हलचल थी। उसे अब खुद को साबित करना था कि वह उस सच की हकदार है। रात को संजना को नीलम की किताबों के बीच एक पुरानी पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था, डू पैटी मिशन का मूल फुटेज। वीडियो में 2 लड़कियां दिखाई दे रही थीं, देविका और रागिनी। कैमरे के पीछे से एक आवाज आ रही थी, तुम्हें बस बच्चों को ट्रक तक लाना है, उसके बाद हम संभाल लेंगे। फिर रागिनी की चीख टपा, ये तो तस्करी है, हम ये नहीं कर सकते। देविका ने उसे चुप कराते हुए कहा, हमारी मर्जी नहीं चलती रागिनी, ये सिस्टम का हिस्सा है। और फिर गोली चलने की आवाज। वीडियो वहीं कट हो गया। अब यह साफ था, डू पैटी मिशन असल में बच्चों की तस्करी को कवर करने का कोड नाम था। और वो फाइलें, वो मिशन, सब कुछ एक आंतरिक विभागीय समझौते के तहत दबा दिया गया था। लेकिन रागिनी ने विरोध किया और शायद इसीलिए वो गायब हो गई। नीलम ने उसी सच्चाई को जान लिया था, इसलिए उसे भी मिटा दिया गया। और अब बारी थी संजना की। उस दिन से संजना को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी गाड़ी का ब्रेक 2 बार फेल हो चुका था, फोन बार बार हैक हो रहा था, उसके कमरे में रात को कोई हलचल सी होती थी। देविका ने उससे कहा, अब तुमने जो रास्ता चुना है उसे वापस नहीं लौट सकती।
या तो तुम लड़ोगी या फिर खामोश हो जाओगी हमेशा के लिए। संजना ने अब तय कर लिया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और डू पैटी की फाइलें सार्वजनिक करेगी। लेकिन देविका ने उसे आखिरी बार रोका। अगर तुम ये सच बाहर लाओगी तो सिर्फ राघवेंद्र या मैं नहीं, सिस्टम की नींव हिल जाएगी। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, संजना ने जवाब दिया। अगर मैं अब चुप रह गई तो मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊंगी, और मैं वो नहीं हूं। बहुत बढ़िया। संजना की आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। उसने अपने कमरे के हर कोने में कैमरे लगवा दिए थे। हर कॉल रिकॉर्ड पर थी और घर में रखे दस्तावेजों को एक सेफ में बंद कर दिया गया था। लेकिन डर फिर भी था, क्योंकि अब वो खेल किसी पत्रकारिता या खोजबीन से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब मामला केवल खबर छापने या सच्चाई उजागर करने का नहीं था, बल्कि जिंदा रहने का था। उसने पुरानी रिपोर्टों में एक मेडिकल फाइल देखी, एक डीएनए रिपोर्ट जिसमें 2 नाम जुड़े हुए थे, नीलम रायचंद और राघवेंद्र सिंह। रिपोर्ट कहती थी पिता पुत्री का मिलान 99.8%। संजना स्तब्ध रह गई। राघवेंद्र ने कभी नहीं बताया था कि उसकी एक बेटी है, और अगर नीलम उसकी बेटी थी तो उसने क्यों अपनी ही बेटी को मिटा दिया? या फिर कोई और सच था? उस रात उसके पास एक कॉल आया, नंबर ब्लॉक्ड था। आवाज बुझी हुई। तुम जो खोज रही हो वो तुम्हारे आस-पास ही है, लेकिन तुम गलत दिशा में जा रही हो। कौन हो तुम? वो जिसे तुमने अब तक मरा समझा है। नीलम। लाइन कट गई। संजना की सांसें रुक सी गईं। क्या नीलम जीवित थी या ये एक और चाल थी? देविका शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसके घर में रखे बैग, दस्तावेज, नकदी, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि वह भाग रही है। संजना उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था, कोई भीतर नहीं था, लेकिन ड्रॉअर में रखी थी देविका की पुरानी डायरी। पहला पन्ना खुला। सिस्टम ने हमें गढ़ा, लेकिन जब हम ज्यादा जानने लगे तो हमें मिटाना शुरू कर दिया गया। डुपाटी केवल एक मिशन नहीं था, वह हमारी परीक्षा थी। डायरी के हर पन्ने पर नीलम, रागिनी और खुद देविका की आपसी बातचीत के टुकड़े थे, और एक खास पन्ना जिस पर खून के धब्बे सूख चुके थे। लिखा था, नीलम को मारने का आदेश राघवेंद्र ने नहीं, बल्कि मंत्रालय के अधिकारी एस.के. त्रिपाठी ने दिया था। अब संजना को एक नया नाम मिला था, एस.के. त्रिपाठी, जो अब रिटायर हो चुका था, लेकिन उसकी पहुंच और रसूख अब भी गहरी थी। संजना ने एक प्लान बनाया। वह त्रिपाठी के घर जाएंगी, एक रिपोर्टर की हैसियत में नहीं, बल्कि एक मासूम छात्रा बनकर, जो उनकी आत्मकथा पर काम कर रही हो। त्रिपाठी ने मिलने का समय दे दिया, लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंची, दरवाजा खुला और उसके सामने बैठी थी नीलम। जी हाँ, जिंदा, हंसती हुई और पूरी तरह सामान्य। तुम जिंदा हो? तुम्हें लगा मैं मर चुकी हूं? तुम्हारा स्कार्फ, झील, गोली की आवाज, सब कुछ एक परफेक्ट नकली मौत थी, एक प्लान। इस प्लान में देविका भी शामिल थी। संजना की दुनिया हिल गई। तो ये सब झूठ था? तुमने सबको बेवकूफ बनाया? नहीं संजना, हमने उन्हें बेवकूफ बनाया जिन्होंने हमें मिटाना चाहा। हमने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया ताकि हम खुलकर लड़ सकें, ताकि वो हमें ढूंढते रह जाएं और हम उनके राज खोलते जाएं। नीलम का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। अब समय आ गया है कि डुपाटी की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आखिरी मोड़ से गुजरना होगा, खुद राघवेंद्र से मिलने। संजना अब डर को पीछे छोड़ चुकी थी। वो सीधे पहुंची राघवेंद्र सिंह के घर, जो अब समाज सेवक और राजनीतिक सलाहकार के रूप में छवि बनाए बैठा था। आपकी बेटी जिंदा है और आपके झूठ भी। राघवेंद्र की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। मैं जानता हूं वो जिंदा है। मैंने ही उसे मरवाने का नाटक करवाया था ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि जो हम जान चुके हैं उसके बाद वो न तो सरकार के लिए सुरक्षित थी
और न ही खुद के लिए। आप चाहते थे कि सच्चाई उजागर हो। मैं चाहता था कि किसी दिन कोई इतना बहादुर आए जो मेरी बेटी से भी ज्यादा ताकतवर हो, और उस दिन सच्चाई अपने आप बाहर आए। और वो दिन आज है। अब नीलम, देविका और संजना तीनों एक मंच पर आ चुके थे। उनके पास वीडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, रिकॉर्डिंग, हर सबूत था जो डू पैटी मिशन की असलियत को उजागर करने के लिए काफी था। लेकिन इसी बीच मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, 2 पट्टी रिपोर्ट फेक है। इन 3 महिलाओं की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। अब यह लड़ाई केवल तथ्यों की नहीं रही, यह लड़ाई विश्वास और छवि की थी। संजना ने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। उसने लोगों को वो फुटेज दिखाया, वो फाइलें पढ़कर सुनाई, वो डीएनए रिपोर्ट्स उजागर की। देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ गए। देश की मीडिया 2 भागों में बंट गई। एक तरफ वो जो सरकार की जुबान बोलते थे, और दूसरी तरफ वो जो अब भी सच्चाई की कसम खाते थे। झूठ और सच का महासंग्राम शुरू हो चुका था। संजना द्वारा की गई लाइव स्ट्रीम ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वीडियो में उन्होंने डू पैटी मिशन के हर उस पहलू को उजागर किया जिसे अब तक सरकार एक राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन के नाम पर छिपाती आ रही थी। नीलम की फर्जी मौत, त्रिपाठी का नाम, राघवेंद्र का कबूलनामा और डीएनए रिपोर्ट, ये सब कुछ जनता के सामने था। लाखों की संख्या में लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक ही हैशटैग चला रहे थे, वी वॉन्ट ट्रूथ, सत्याग्रह 2025। लेकिन हर सच्चाई का सामना सत्ता इतनी आसानी से नहीं। रात के 3 बजे संजना, नीलम और देविका के घरों पर एक साथ रेड हुई। आरोप, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना और संवेदनशील सूचनाएं लीक करना। नीलम को अरेस्ट कर लिया गया। देविका बाल बाल बची। उसने पुलिस के आने से पहले ही ट्रैकिंग डिवाइस को नष्ट कर दिया और गायब हो गई। संजना किसी तरह अपने लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेकर शहर के बाहर एक पुराने चर्च में छुप गई जहां उसका बचपन बीता था। छिपने के दौरान संजना ने सरकार के दस्तावेजों की डिकोड की हुई एक कॉपी खोलकर देखी। उसमें एक प्रोजेक्ट का जिक्र था, ऑपरेशन शांतिपथ क्लियरेंस डेट 2002। नीचे लिखा था, एशियो डिलीशन प्रोटोकॉल्स इंटीग्रेटेड, NRDS RS। उसे समझते देर नहीं लगी। NR नीलम राय, DS देविका शर्मा, RS रघुनंदन सिंह। यह स्पष्ट था कि इन तीनों को वर्षों पहले से ही डिस्पोजेबल एसेट्स माना जा चुका था। सरकार की नजर में वो केवल मोहरे थे। नीलम को एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था। वहां न तो उसे अखबार मिलता, न टीवी और न ही कोई जानकारी। लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। एक वरिष्ठ महिला, जेलर किरण बाला, चुपचाप हर खबर उसे पहुंचाती। वो नीलम की मां की सहेली रह चुकी थी और जानती थी कि नीलम को बंद करने का मकसद कोई जुर्म नहीं, बल्कि उसका जिंदा रहना था। किरण बाला ने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, डू पैटी केवल एक मिशन नहीं था, यह एक ब्लैक ऑप था जिसकी जिम्मेदारी न तो कोई मंत्रालय लेता है, न ही कोई एजेंसी। नीलम मुस्कुराई। अगर कोई मिशन सरकार से ऊपर हो तो उसका पर्दाफाश भी सरकार से नीचे नहीं, जनता से ही होगा। देविका अब गुप्त तरीके से एक हैकर नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। ब्लैक वुल्फ 97 नाम की एक अंडरग्राउंड टीम जो सच्चाई की लड़ाई टेक्नोलॉजी से लड़ती थी। उसने सरकारी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स निकालना शुरू कर दिया। हर रात एक नई रिपोर्ट, एक नया वीडियो क्लिप और एक नई फाइल वायरल हो रही थी। सिस्टम हिलने लगा था। देविका ने अब एक नया मिशन बनाया, अनलॉक टू पैटी फाइल्स लेयर 5। लेकिन आखिरी लेयर के लिए उसे पीएमओ सर्वर तक पहुंचना था, जो लगभग असंभव था। संजना अब पत्रकार नहीं रही, वो एक क्रांतिकारी बन चुकी थी। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर कल हम मर भी जाएं, तो हमारे शब्द जिंदा रहेंगे। डू पैटी को मिटाने की हर कोशिश असफल होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ 3 औरतों की लड़ाई नहीं रही, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत है जहां सच्चाई को दबाया नहीं जाएगा। वीडियो वायरल हो गया। रातों रात हर चैनल उसे दिखा रहा था, भले सरकार ने आदेश दिए थे,
पर रिपोर्टर्स अब दो हिस्सों में बंट चुके। सरकार ने सोशल मीडिया ब्लॉक करना शुरू कर दिया, इंटरनेट सस्पेंड, वेबसाइट्स डाउन, वीपीएन ब्लॉक। लेकिन फिर भी हजारों युवाओं ने सड़कों पर मार्च किया, हम डू पार्टी हैं के नारे लगाते हुए। अब एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा था और सरकार डगमगाने लगी थी। एक दिन संजना को एक डिलीवरी मिली, कोई नाम नहीं, कोई पते का जिक्र नहीं। पैकेज में एक पेन ड्राइव थी और एक पर्ची, त्रिपाठी की असली फाइल, वॉच बिफोर दे इरेज एवरीथिंग। उस पेन ड्राइव में एक वीडियो था, 1999 की एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग, जहां साफ साफ त्रिपाठी और कुछ बड़े अधिकारी ये प्लान बना रहे थे। हम इस मिशन में 3 महिलाओं को शामिल करेंगे। उनके प्रशिक्षण के बाद जब ऑपरेशन खत्म होगा, उन्हें रिपोर्टिंग ब्लेम के तहत निकाल दिया जाएगा। एंड इफ दे एवर स्पीक, विल कॉल देम मैड। अब संजना के पास सबूत था जिसे मिटाया नहीं जा सकता। डू पैटी अब केवल एक घटना नहीं थी, यह एक आंदोलन बन चुका था। नीलम जेल में, देविका तकनीकी मोर्चे पर और संजना जमीनी स्तर पर, तीनों लड़ रही थीं। लेकिन अब सत्ता पलटवार की पूरी तैयारी कर चुकी थी। क्या ये साजिशें सच को दबा पाएंगी, या फिर सच की चिंगारी अब ज्वाला बनकर उठेगी? नीलम अब जेल में एक राजनैतिक बंदी बन चुकी थी। हर रात उससे पूछताछ होती, लेकिन वो चुप रहती। वो जान चुकी थी कि सरकार को उससे कोई जानकारी नहीं चाहिए, उन्हें बस एक चीज चाहिए, उसकी चुप्पी। लेकिन जेल के भीतर भी बदलाव शुरू हो चुके थे। कई कैदियों ने, जो कभी पुलिस की ज्यादतियों का शिकार थीं, नीलम की कहानी सुनी और उसकी आंखों में बगावत की आग देखी। अब नीलम अकेली नहीं थी, वो जेल में एक आंदोलन खड़ा कर चुकी थी, स्वर की लड़ाई। कैद में होते हुए भी वो बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई थी, जेलर किरण बाला के जरिए। किरण बाला ने एक रजिस्टर चुपचाप उसे पकड़ा दिया, जिसमें लिखा था, त्रिपाठी के इशारे पर 2 साल पहले एक और महिला को जेल में मारा गया था। नाम था शालिनी मेहरा। वो भी डू पैटी की ट्रेनिंग बैच में थी। यह सच नीलम के भीतर एक नई आग बनकर फूटा। हम 3 नहीं थे, हम 4 थे। देविका अब ब्लैक वुल्फ 99 नामक हैकर ग्रुप की लीड कोडर बन चुकी थी। उसने सरकारी सर्वर को कई जगहों से बायपास कर लिया था और अब वो पीएमओ के इंटरनल नेटवर्क के सबसे गहरे फोल्डर तक पहुंच चुकी थी। इंटरनल एसओसी रिपोर्ट्स, डू पैटी प्रोटोकॉल लेवल 7 तक एन्क्रिप्टेड। इस फोल्डर को खोलने के लिए उसे 4 फेज की चाहिए थी। 3 कीज देविका ने पहले ही डिकोड कर ली थी, लेकिन चौथी की सिर्फ एक के पास थी, त्रिपाठी। अब देविका के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह पीएमओ में घुसकर त्रिपाठी के सिस्टम से लाइव की चुराए, या फिर उसे कोई अंदर का व्यक्ति मिल जाए जो उसे एक्सेस दे सके। उसी रात उसे एक मैसेज आया, मैं त्रिपाठी के साथ हूं, पर मैं आप लोगों के साथ था। मदद चाहिए तो रेड लोटस पार्क के पीछे आना, आर। देविका चौंक गई। क्या राघवेंद्र जिंदा है? संजना ने अब एक नया मिशन शुरू किया था, द फोर्थ माइक, एक गुप्त न्यूज चैनल जो डार्क वेब पर लाइव होता था। यहाँ सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार, ब्लैक ऑप्स और झूठे अभियानों की असली कहानियां दिखाई जाती। उसने अब तक त्रिपाठी की पुरानी फाइलें, ऑपरेशन डू पैटी की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और मीडिया को बिकते हुए दिखाने वाले वीडियो सब कुछ उजागर कर दिया था। लोग अब टीआरपी चैनलों की जगह द फोर्थ मिक को फॉलो करने लगे थे। हर एपिसोड के अंत में एक ही लाइन आती, दो पट्टी मरी नहीं है, वो अब हर औरत के भीतर जिंदा है। सरकार तिलमिला उठी। त्रिपाठी अब खुलकर सामने आया। उसने संसद में घोषणा की, हम देश की सुरक्षा से खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नीलम राय, देविका शर्मा और संजना को गद्दार घोषित किया जाता है। संसद में एक गुप्त प्रस्ताव पास हुआ, 2 पट्टी सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत इन तीनों को एनकाउंटर की अनुमति दी जा सकती थी बिना कानूनी प्रक्रिया के। देविका जब रेड लोटस पार्क पहुंची, वहां एक झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। काली टोपी, झुकी हुई चाल, लेकिन आंखें वैसी ही तेज। राघवेंद्र सिंह। वो जिंदा था,
लेकिन छुपकर। उसने बताया, त्रिपाठी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। मैं जानता हूं कि चौथी की क्या है। वो इंसानी है, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक। तुम्हें त्रिपाठी के ऑफिस में घुसना होगा और तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। देविका तैयार थी। नीलम की जेल में हत्या की कोशिश की गई, उसे उसके सेल में जहर दिया गया। लेकिन जेलर किरण बाला ने उसे वक्त रहते आईसीयू भिजवा दिया। जब नीलम होश में आई, उसने देखा अस्पताल के बाहर भीड़ थी, हाथों में पोस्टर। नीलम एक देशभक्त है। दुपट्टी को न्याय दो। देश अब जाग चुका था। तीनों की मुलाकात। एक पुराना चर्च, वही जहां संजना छिपी थी। वहां एक रात नीलम, देविका और संजना तीनों मिलती हैं। सबके चेहरे पर घाव थे, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, विजय की प्यास। नीलम बोली, अब नहीं छिपना, अब लड़ना है खुलेआम। संसद तक, कोर्ट तक, जनता तक। त्रिपाठी अब छुप नहीं पाएगा। एक ऑपरेशन अब शुरू हो चुका था, फाइनल डिस्क्लोजर मिशन जनमता, जिसका उद्देश्य था त्रिपाठी और उसके पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना। संसद के बीचों बीच। क्या तीनों कर पाएंगी असंभव को संभव, या साजिशें उन्हें फिर से मिटा दें? अतीत की परतें और भविष्य की जंग। राघवेंद्र ने देविका, नीलम और संजना को एक सीक्रेट फाइल दी। इस पर लिखा था, ऑपरेशन CTA क्लासिफाइड 1997। नीलम ने हैरानी से पूछा, ऑपरेशन सीता? ये तो 2 पट्टी से पहले का नाम है। राघवेंद्र बोला, 2 पट्टी एक नाम नहीं, एक आदर्श था जिसकी जड़ें 1997 से हैं। फाइल में पहली तस्वीर थी त्रिपाठी की एक जवान अफसर के रूप में, और उसके साथ थी नीलम की मां अंजलि राय। देविका बोली, नीलम, ये तुम्हारी मां है? नीलम की आंखों में आंसू थे। फाइल में लिखा था, ऑपरेशन सीता, एक गुप्त महिला एजेंसी बनाने का प्रयास, जिसमें राष्ट्र की सेवा करने वाली तेज तर्रार महिलाएं होंगी। प्रोजेक्ट विफल रहा, कारण मुख्य अफसर त्रिपाठी द्वारा गुप्त जानकारी दुश्मन देश को बेचना। नीलम के होठ कांपे। त्रिपाठी ने मेरी मां को मरवाया था। अब जब देविका के पास चौथी की का बायोमेट्रिक पैटर्न था, उसने एक क्लोन फिंगर बनवाया। उसने ब्लैक वुल्फ हैकर ग्रुप के साथ मिलकर PMO मेनफ्रेम सर्वर पर लाइव हैक शुरू किया। त्रिपाठी के सिस्टम में घुसते ही उसे मिला प्रोजेक्ट रावण, ईयर 2021, नेशनल सर्वेलेंस एंड टारगेटेड रिमूवल प्रोग्राम। लक्षित लोग, N राय, दुपट्टी, D शर्मा, साइबर डिवीजन, S मेहता, जर्नलिज्म, साइंग, इंटेलिजेंस, देविका। चौंक गई, ये एक क्लीनिंग लिस्ट थी, एक तरह की हिट L, द फोर्थ माइक। पर संजना ने रात 10 बजे एक विशेष एपिसोड लॉन्च किया। आज हम आपको दिखाएंगे देश के सबसे ताकतवर अफसर की असली तस्वीर। वो जिसने देश को नहीं, अपनी सत्ता को बचाया। वो जिसने वीर महिलाओं की आवाज को कुचला। उसने ऑपरेशन सीता की फाइल लाइव पढ़ी, त्रिपाठी के वीडियो क्लिप्स और वो सीक्रेट ऑडियो चलाया, जिसमें त्रिपाठी एक उद्योगपति से कह रहा था, देश की सुरक्षा तो बहाना है, असली खेल पावर का है। देश में भूचाल आ गया। त्रिपाठी ने अगले ही दिन संसद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पर उससे पहले देविका ने PMO का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया। हर नागरिक अब त्रिपाठी के गुप्त संदेश, ऑपरेशन डिटेल्स और फेक एनकाउंटर की रिपोर्ट्स पढ़ सकता था। संसद के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। दुपट्टी को न्याय दो, त्रिपाठी इस्तीफा दो, ऑपरेशन सीता की सच्चाई बाहर लाओ। त्रिपाठी बौखला गया। त्रिपाठी ने एक गुप्त टीम भेजी, तीनों को एक ही दिन में खत्म करने के लिए। नीलम जेल में, देविका साइबर कैफे में, संजना अपने स्टूडियो में। पर उन्हें पहले ही भनक मिल गई थी। तीनों ने अपनी लोकेशन बदल दी। संजना की जगह पर छोड़ा गया एक नकली कैमरा बॉक्स फटा, पर असली कैमरा पहाड़ी से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। त्रिपाठी की हत्या की कोशिश की। रिकॉर्डिंग। त्रिपाठी, तुमने सोचा था कि हमें मिटा दोगे, पर अब हम आवाज नहीं, तूफान बन चुके हैं। तुमने मेरी मां को मारा, मेरे साथियों को गद्दार कहा, अब देश को असली गद्दार दिख चुका है।
उस वीडियो ने सोशल मीडिया को जला डाला, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। जस्टिस फॉर डू पैटी। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, महिलाओं के संगठन सब एक स्वर में बोले, डू पैटी हमारी बहनें हैं। त्रिपाठी की गाड़ी को जनता ने घेर लिया। उसने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश की, पर हेलीपैड पर किरण बाला, राघवेंद्र और सैनिकों का एक समूह पहले से खड़े थे। राघवेंद्र ने कहा, अब कानून तुझसे सवाल पूछेगा, वो कानून जो तूने हर बार कुचला था। त्रिपाठी गिरफ्तार हो गया। 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सभी सबूत, ऑडियो, वीडियो, हैक की गई फाइलें सब सामने रखी गईं। त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सरकार ने ऑपरेशन सीता और डू पैटी की सभी महिलाओं को राष्ट्र सेवा सम्मान देने की घोषणा की। नीलम जेल से रिहा हुई और संसद की पहली महिला डिफेंस स्पेशलिस्ट बनी। देविका ने देश का सबसे बड़ा फ्री साइबर स्कूल खोला। संजना ने द फोर्थ माइक को राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क में बदल दिया। लेकिन तीनों ने साथ मिलकर एक और सपना देखा, डू पैटी एकेडमी, जहां लड़कियों को लक्ष्मी नहीं दुर्गा बनने की ट्रेनिंग दी जाती। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है डू पैटी की कहानी का भाग 8, जहां एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हर नई शुरुआत के पीछे छिपा होता है एक नया संघर्ष। दो पट्टी की यह अगली कड़ी सिर्फ न्याय तक सीमित नहीं, यह परिवर्तन की नींव है। नई पीढ़ी, नया युद्ध। डू पैटी एकेडमी की शुरुआत। देविका, नीलम और संजना तीनों ने मिलकर एक संकल्प लिया। अब वे सिर्फ विरोध नहीं करेंगी, अब वे नई शक्तियों को जन्म देंगी। डू पैटी एकेडमी एक ऐसा संस्थान बना जहां लड़कियों को सिर्फ किताबें नहीं, आत्मरक्षा, तकनीक, नीति, नेतृत्व और असहमति की शक्ति सिखाई जाती थी। पहली बैच में थीं 25 लड़कियां, अलग अलग राज्यों से आईं, अलग अलग जातियों, मतास, धर्मों, भाषाओं से। हर लड़की अपने भीतर कुछ टूटा हुआ लेकर आई थी। किसी की मां मारी गई थी, किसी का बलात्कार हुआ था, किसी को राजनीति ने दबा दिया था। लेकिन अब वे सब एक नए नाम से जानी जाने लगी, पैटी फोर्स, पीढ़ी बदलाव की। छिपा हुआ दुश्मन। त्रिपाठी तो अब जेल में था, लेकिन उसके नेटवर्क के कई लोग अभी भी सत्ता में थे। उनमें सबसे खतरनाक था विनायक गुप्ता, एक उद्योगपति जो शिक्षा क्षेत्र के नाम पर ब्रेन वॉश संस्थान चला रहा था। वो बच्चों को राष्ट्रभक्ति के नाम पर आतंकवाद सिखा रहा था। नीलम ने नोट किया कि पिछले 6 महीनों में कई अल्पसंख्यक छात्र गायब हो गए थे, जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। देविका ने अपने साइबर नेटवर्क से उनकी लोकेशन ट्रेस की। उत्तराखंड के जंगलों में एक बंद बेस। पैटी फोर्स का पहला मिशन। नीलम ने पहली बैच की लड़कियों से पूछा, क्या तुम तैयार हो अपने पहले मिशन के लिए? सभी ने एक स्वर में कहा, हम लड़ने नहीं, बदलने आए हैं। 25 लड़कियां जंगल में पहुंची। देविका ने सैटेलाइट से लाइव फीड दी। संजना ने मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे क्षेत्र में फेक रिपोर्टिंग चलाई। जैसे ही पैटी फोर्स बेस में पहुंची, उन्हें सामने दिखे बंद क्वार्टर, जिनमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी बंदूक चलाने की, नफरत फैलाने की। लड़कियों ने एक एक करके सब दरवाजे तोड़े। हर कमरे में बच्चे डरे हुए थे। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा, एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी थी त्रिपाठी की, फाउंडर ऑफ प्योरिटी फोर्स के रूप में। इस बार सिर्फ द फोर्थ माइक नहीं, पैटी फोर्स न्यूज ग्रिड ने भी लाइव वीडियो चलाया। देश को दिखाया गया कि कैसे राष्ट्र निर्माण के नाम पर नफरत का कारोबार चलाया जा रहा था। विनायक गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 12 बेसों पर छापे मारे, हजारों बच्चों को आजाद कराया गया। राजनीतिक झटका। त्रिपाठी के बाकी समर्थक अब खामोश नहीं रह पाए। संसद में प्रस्ताव लाया गया, डू पैटी एकेडमी को देश विरोधी संस्था घोषित किया जाए। लेकिन इस बार नीलम चुप नहीं बैठी। वो संसद में खड़ी हुई और बोली, अगर देश की रक्षा का मतलब है अंधे बन जाना, तो मैं आंखों वाली गद्दार कहलाना पसंद करूंगी। अगर अपने लोगों को बचाना देश विरोधी है, तो हाँ, हम देश विरोधी हैं। पर याद रखना, हम वो विरोध हैं जो इस देश को बचाएगा। पूरे संसद में सन्नाटा छा गया। फिर विपक्ष के नेता खड़े हुए और बोले, हम डू पैटी के साथ हैं। अब डू पैटी एकेडमी सिर्फ भारत में नहीं,
विदेशों में भी चर्चा में थी। यूएन विमेन ने तीनों को ग्लोबल विमेन ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड दिया। अमेरिका, फ्रांस और जापान ने उनके मॉडल को इंटरनेशनल ट्रेनिंग फॉर्मेट में बदलने का प्रस्ताव रखा। नीलम ने कहा, हम मॉडल नहीं, चेतना है। ये चेतना सिर्फ भारत की है और यहीं से चलेगी। लेकिन खतरा बाहर से नहीं, अब अंदर से था। पैटी फोर्स की एक लड़की श्रेया, जिसने अपनी पहचान छुपा रखी थी, असल में ट्राइपाथी की भतीजी थी। उसे भेजा गया था ताकि एकेडमी के अंदर की गतिविधियां दुश्मनों तक पहुंचे। देविका ने एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ी उसकी चैट पकड़ ली। जैसे ही श्रेया को पकड़ा गया, उसने कहा, तुम लोग सोचते हो कि एक एकेडमी से देश बदल जाएगा? तुम खेल नहीं, सिर्फ प्रचार कर रही हो। नीलम ने जवाब दिया, प्रचार तब होता है जब कोई डर के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। हम प्रचार नहीं, प्रतिरोध हैं, और ये प्रतिरोध कभी अकेला नहीं होता। पैटी फोर्स का पहला मिशन सफल रहा। त्रिपाठी की जड़ें अब सामने आने लगी थीं। उसका नेटवर्क सिर्फ सत्ता तक नहीं, धर्म और शिक्षा तक फैला था। पैटी एकेडमी एक राष्ट्रीय क्रांति में बदल रही थी, लेकिन अंधेरे की जड़ें अभी गहरी थीं। अगली लड़ाई अब सिस्टम के भीतर बैठे तथाकथित रक्षकों से थी। ट्राइपाथी के केस की फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, देश की सबसे ऊंची अदालत, जहां कई बार सत्य भी चुप हो जाता है और ताकत बोलने लगती है। त्रिपाठी की तरफ से सबसे तेज वकील लाया गया विक्रमादित्य राणा, जिसने पहले भी बड़े अपराधियों को बरी करवाया था। नीलम ने केस लड़ने के लिए चुना सावित्री मेहरा, एक पूर्व जज जिनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। देविका ने सबूत जुटाए, संजना ने गवाहों को सुरक्षित रखा। कोर्ट में तर्क चलते रहे। त्रिपाठी एक देशभक्त है, उसने जो किया राष्ट्रहित में किया। पैटी एकेडमी देश को गुमराह कर रही है, लेकिन सावित्री ने कोर्ट के सामने 378 बच्चों की वीडियो गवाही पेश की। बच्चे जो विनायक गुप्ता के सेंटर में थे, जिनके दिमाग में शत्रु से नफरत करो बोया गया था। जज चुप हो गए। सड़कों पर क्रांति अब कोर्ट में ही नहीं, सड़कों पर भी जनता ने मोर्चा संभाल लिया। पैटी फोर्स के पुराने स्टूडेंट्स ने देश भर में सत्य मार्च निकाला। उनके हाथों में तख्तियां थीं। नफरत से नहीं, न्याय से देश बनेगा। त्रिपाठी जैसे देशभक्त नहीं, देशभक्षक हैं। टीवी चैनलों ने पहले इसे छोटा विरोध कहकर दिखाया, पर जैसे ही साइबर यूथ यूनियन, देविका की बनाई डिजिटल आर्मी ने सोशल मीडिया पर सच्चाई फैलाई, हर शहर गूंजने लगा। पैटी जिंदाबाद, एक गवाही जिसने सब बदल दिया। कोर्ट में एक गवाह आया, त्रिपाठी का पुराना पीए, नाम था धीरज तिवारी। उसने गवाही दी कि त्रिपाठी ने खुद 2019 में यूनिवर्सिटी दंगे करवाए ताकि वो अपने विरोधी प्रोफेसर को हटवा सके। उसने वो ऑडियो पेश किया जिसमें त्रिपाठी कह रहा था, अगर डर पैदा नहीं होगा तो लोग हमारा झंडा नहीं उठाएंगे। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। त्रिपाठी की तरफ बैठे लोग सर झुकाए बैठे थे। फैसला 15 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा। उसकी बनाई प्यूरिटी फोर्स को आतंकी संगठन घोषित किया गया। सरकार को आदेश दिया गया कि देश भर में सांप्रदायिक शिक्षा को बंद किया जाए और सबसे अहम पैटी एकेडमी को राष्ट्र सेवा संस्थान का दर्जा दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर हजारों लोग नीलम, देविका, संजना और पैटी फोर्स के नारे लगा रहे थे। सत्ता से टकराव, लेकिन जो सत्ता त्रिपाठी को संरक्षण दे रही थी, उसने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार राकेश मित्तल ने नीलम को फोन किया। आपने जो किया उससे देश के कई हितों को नुकसान हुआ है। देश में असंतोष फैला है और ये सब आपके कारण है। हम आपको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। नीलम ने जवाब दिया, आप जो भी करिए, देश की बेटियां अब डरेंगी नहीं। अगली सरकार कौन बनाएगा ये अब नारा नहीं, निर्णायक सवाल है और उसका जवाब है जनता। चुनावी मोर्चा। अब पैटी फोर्स ने एक नया कदम उठाया राजनीति में उतरने का।
पर पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सिस्टम में बदलाव लाना ये आसान नहीं था। लोगों ने सवाल उठाए, क्या आप भी सत्ता की भूखी हैं? क्या आप भी वैसी ही बन जाएंगी? देविका ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हम सत्ता के लिए नहीं, संविधान की आत्मा को जिंदा रखने के लिए आए हैं। अगर ये राजनीति है तो हम गर्व से कहेंगे, हाँ, हम राजनीति में हैं। लेकिन हमारी राजनीति का नाम होगा डुपाटी जन आवाज पार्टी। उनका घोषणा पत्र देश भर में वायरल हुआ। शिक्षा से नफरत हटेगी, आलोचना सिखाई जाएगी। हर जिले में महिला शक्ति केंद्र बनेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। स्कूलों में संविधान की कक्षा अनिवार्य होगी। पुलिस, न्यायपालिका और राजनीति में जवाबदेही लाई जाएगी। त्रिपाठी को जेल हुई, लेकिन विचारधारा अब भी जिंदा है। पैटी फोर्स अब सिर्फ संस्था नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन बन गई है। नीलम, देविका और संजना ने चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। डुपाटी जन आवाज पार्टी ने पहला चुनाव लड़ने का फैसला किया। नीलम, देविका और संजना ने मिलकर देश भर में चुनावी दौरा शुरू किया। उनके भाषणों में था गुस्सा, जो न्याय और समानता के लिए था, और विश्वास, जो एक नए भारत की उम्मीद जगा रहा था। पहले दिन से ही मुकाबला था पुराने दलों का गठबंधन, जो डुपाटी को खत्म करने पर आमादा था। भरोसेमंद साथी। पार्टी के भीतर कुछ नए चेहरे भी आए, जिनमें से कुछ के इरादे साफ नहीं थे। नीलम ने महसूस किया, राजनीति में सिर्फ हिम्मत नहीं, साहस और समझदारी भी जरूरी